So hello, a very good evening to all. सबको स्क्रीन विजिबल है क्या मेरा? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो। विजिबल है सबको स्क्रीन? हम्म। चलो, वेरी गुड। जस्ट वेट सम इश्यूज। चलो, सो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? बेसिकली तो लास्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने काफी अच्छे से कवर कर लिया था, इससे पहले वाली जो भी क्लास हुई थी हमारी। तो उसमें एल्कीन वगैरह की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो हम लोगों को डिस्कस करनी थी, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ध्यान से देखना इसको और समझना कि क्या होता है एल्कीन का अपना केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में हम क्या क्या चीजों को कवर करते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसके एडिशन की बात करूं, तो अगर नॉर्मल मेरे पास कोई एल्कीन है, ठीक है। नॉर्मल एल्कीन का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे मेरे पास मान लो कोई इस तरीके का सिमेट्रिकल एल्कीन दिख रहा है, जो कि इथाइलिन हो गया या ब्यूटूइन हो गया। तो कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें एच आई का जब एडिशन करना है तो वहां तो कोई इशू नहीं होगा। सिंपली आपको पता है एक एच और एक आई है, तो दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। और अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं, किसके रिस्पेक्ट में बेटा? अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू द हैलोजन एसिड, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता था एच आई। तो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो ये चीजें तो हम डिस्कस कर चुके थे। अब नेक्स्ट देखो बेटा, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि इन केस ऑफ असिमेट्रिकल एल्कीन, कि क्या होगा असिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, सच एज प्रोपीन, हैलोजन एसिड कैन ऐड टू गिव टू डिफरेंट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को दो डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब इन्हीं दो डिफरेंट प्रोडक्ट की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और कौन यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बनाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है बेटा, कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट का क्या केस है और किस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं फटाफट। मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का एल्कीन है, ये रहा CH3 CH और CH2। प्रोपीन का एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। क्लियर है? सबको समझ आ रहा होगा हमने एग्जाम्पल किसका लिया बेटा? प्रोपीन का। तो चलो प्रोपीन का तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। अब इस प्रोपीन को अगर एच एक्स की जगह मैं बोल रहा हूँ कि मान लो HBr है, HCl है, कुछ भी ले सकते हो आप, उनके साथ अगर ट्रीट करते हो तो यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एक को बोलेंगे मेजर और एक को बोलेंगे माइनर। तो चलो इन दोनों को मैं बड़े डिटेल से समझाता हूँ, और जहां भी डाउट है वहां पे मेरे से पूछना आप लोग। तो मान लो कुछ इस तरीके का एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। इस तरीके का एल्कीन है हमारे पास, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है एल्कीन हमारे पास। अब देखो बेटा, इस एल्कीन में अगर मैं एडिशन कराता हूं, मान लो HBr का एडिशन करा रहा हूँ, हाइड्रोजन हैलाइड का HBr का एडिशन इसमें करा रहा हूँ, तो होगा क्या बेटा? जैसे आप HBr का एडिशन कराने जाओगे, यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे? देखो, आपको पता है ये Br नेगेटिव पार्ट है और H क्या है बेटा? पॉजिटिव पार्ट। क्लियर है? Br पे क्या है? नेगेटिव पार्ट, और ये हमारा जो H है वो है पॉजिटिव पार्ट। अब होता क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। हो सकता है कि ये नेगेटिव पार्ट एक बार ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाए बेटा? इसके पास चला जाए। और दूसरे केस में क्या हो सकता है कि जो हाइड्रोजन यहाँ ना जाके इस वाले कार्बन पे चला जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी है आप सबके पास, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो दो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से जरा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मान लो पहला केस ये हुआ कि CH3 और ये H कहाँ चला गया है बेटा? लास्ट वाले टर्मिनल के पास, और यहाँ पे लग गया है Br। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, साफ साफ समझ आ रही है कि एक पॉसिबिलिटी तो आपको ये दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये पॉसिबिलिटी आपको बनते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बेटा? बताओ जल्दी। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो थी कि आपका ये बन जाए CH3, ये H यहाँ पे आ जाता CH2, और ये CH2 और Br बन जाता। तो दो दो पॉसिबिलिटी है, जल्दी से बताओ। ये चीज क्लियर है सबको?
दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैसे बनी? अब देखो बेटा ध्यान से, अब ये वाले अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करूं तो ये कुछ सेकंड डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बन जो है, जबकि ये वाला जो है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। अब आप सब बताओ मेरे को, अगर मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कंपेयर करूं, तो विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल बेटा? कौन सा कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जल्दी से बताओ। विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल? स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकैटायन होता है? कौन बताएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बताना है आपको। ठीक है। तो हम सबको पता है बेटा कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कार्बोकैटायन की, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो सेकेंडरी होता है। वी नो दिस थिंग कि प्राइमरी नहीं होता भाई। कौन होता है सबसे ज्यादा? सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी, है ना। तो इसीलिए ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे? मेजर प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट। और इस वाले प्रोडक्ट का नाम हम देंगे बेटा माइनर। क्या देंगे? माइनर प्रोडक्ट। याद रखना। तो एक को बोलेंगे मेजर और एक को बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? ये चीज समझ आई कि नहीं? जल्दी बताओ, कंफर्म करो पहले एक बार। क्लियर है सबको? मेरी आवाज और सब आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। हाँ, तो बेटा मेजर और माइनर प्रोडक्ट समझ आ गया। इसी को एक साइंटिस्ट थे सिरजेफ। तो उन सिरजेफ ने बताया था, इस सॉरी, सिरजेफ के बारे में बाद में बात करेंगे जब अल्काइल हैलाइड करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिक्स रूल के नाम से भी। ठीक है। तो मार्कोनिक्स रूल के नाम से भी इसको हम लोग याद रखते हैं बेटा। तो जब भी कोई मार्कोनिक्स रूल पूछे तो आपको क्या बताना है? अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक्स रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द हैलाइड, नेगेटिव पार्ट कौन है इसमें? बी आर है। The negative part goes to those carbon atom of the double bond which contain the lesser number of hydrogen। ठीक है। ये देखो बी आर कहाँ गया है? इस वाले कार्बन पे गया है। जो डबल बॉन्ड में दो कार्बन है ना, एक के पास कम कार्बन हाइड्रोजन है, एक के पास ज्यादा है। तो जिसके पास कम होगा उसके पास ये नेगेटिव पार्ट जाएगा। तो यही बताता है हम लोगों का मार्कोनिक्स रूल। तो ये मार्कोनिक्स रूल आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो व्हाट इज मार्कोनिक्स रूल बेटा? According to Marconi's rule, the negative part of the halide goes to those carbon of the double bond which contain the lesser number of hydrogen। और उसका रीजन क्या है वो मैंने बता दिया। रीजन है बेटा आपका यहाँ पे कि किस तरीके से सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ऑलमोस्ट 80% बनेगा। और ये लगभग 20% और भी से 90-10% का रेशियो होगा। ठीक है। तो ये तरीके से हम लोगों को ये चीज याद रखनी है बेटा, बिल्कुल इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। समझ आ गया क्या? एक बार कंफर्म कर दो। सबको समझ आ गया ये चीज? डन। चलो, वेरी गुड। तो ये कहानी हो गई बेटा हम लोगों का पूरा मार्कोनिक्स रूल का। तो यही लिखा था यहाँ पे पूरा कि एनटीएस को मार्कोनिक्स रूल कहते हैं, इस रूल को। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे नहीं लगता अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्कोनिक्स रूल को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। कोई भी पूछे आपसे मार्कोनिक्स रूल, तो ये तरीका होगा बेटा मार्कोनिक्स रूल को डिफाइन करने का। ठीक है। नाउ अब एक और केस देखो, एक छोटा सा केस देता हूं आप लोगों को। ये एक कहानी क्या होती है कि अगर इसी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये रहा, इसी को अगर HBr के साथ ट्रीट करते हो, बट कंडीशन बदल दी। कंडीशन क्या कर दिया बेटा? अब कंडीशन कुछ ऐसा कर दिया कि यहाँ पे ना पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं रिएक्शन, H2O2 पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो अब ये यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा कि जैसे ही हम इस रिएक्शन को पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं, किसके प्रेजेंस में? पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये उल्टा, मतलब अब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी यहाँ। और ये यहाँ चला जाएगा। यानी क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हो गया CH3 CH2 CH2 Br। तो इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। सो आई होप क्लियर होगा ये चीज आप लोगों को सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर है ना?
कि किस तरीके से ये फॉर्मेशन हो रहा है CH3 CH2 और CH2Br का। तो यही चीज आप लोगों को बेटा याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है, कि अगर परऑक्साइड के केस में आएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे एंटी मार्कोनिक्स रूल, एंटी मार्कोनिक्स रूल। और ऊपर वाला क्या कहला रहा था, मार्कोनिक्स रूल। और ये सब पिक्चर में जब ही आएंगे जब असिमेट्रिकल एल्कीन देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कंफर्म कर दो एक बार बेटा, ये समझ आ गया मार्कोनिक्स रूल सबको? जल्दी से कर दो कंफर्म एक बार फटाफट। ये सबको क्लियर है ना? है ना? चलो, यानी इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन जो HBr फॉलो था वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और उसी के चलते हमारा ये ऑर्डर देखने को मिला। अब नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्टिविटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है वो कौन सी केमिकल रिएक्टिविटी है बेटा? तो वो केमिकल रिएक्टिविटी है हमारी ऑक्सी मेरुकेशन और डी मेरुकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है ऑक्सी मेरुकेशन और डी मेरुकेशन रिएक्शन बेसिकली? तो याद रखना, मरकरी एसीटेट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या पड़ा है हम लोग का, ऑक्सीमेरिक्रेशन और डीमेरिक्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है वो मार्कोनिक्स रूल के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो किस तरीके से रीअरेंजमेंट और पूरा हो रहा है उसको देखते हैं एक बार। तो ये सबसे पहले हमारे पास ये रहा बेटा एक एल्कीन, ठीक है। तो ये क्या है हम लोगों का, एक एल्कीन दे रखा है। सो दिस इज 1 2 3 4। तो 2 मिथाइल ब्यूटीन है, ये हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटीन। इस 2 मिथाइल ब्यूटीन को हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इस 2 मिथाइल ब्यूटीन को हम ट्रीट कर रहे हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? तो हम ट्रीट कर रहे हैं मरकरी एसीटेट के साथ, याद रखना मरकरी एसीटेट के साथ और विद वाटर। और सेकेंड स्टेप में इसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर देंगे NaBH4 के साथ, किसके साथ, NaBH4 के साथ। ध्यान से समझना इसको, NaBH4 के साथ ट्रीट कर दिया इसको सेकेंड स्टेप में। अब हो क्या रहा है यहाँ पे जो समझने वाली चीज है, हो कुछ ये रहा है बेटा कि ये CH3 CH2 और यहाँ पे सेम टू सेम उसी तरीके का एडिशन होगा। किस तरीके का? जैसे वहां पे एडिशन हो रहा था, जैसे H2O है तो बेटा H2O को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, OH नेगेटिव NH प्लस, लिख सकते हो H2O को, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो H2O को आप ऐसे लिख सकते हो OH नेगेटिव और H प्लस। अब बताओ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूट ये OH नेगेटिव कहाँ जाना चाहिए था, जल्दी बताओ। ये डबल बॉन्ड है, तो OH नेगेटिव अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल कौन से कार्बन पे जाना चाहिए था, 1 पे या 2 पे? इतना बता दो बस, 1 पे या 2 पे, कौन से पे जाना चाहिए था, 1 और 2? बताओ बेटा जल्दी, 1 पे जाना चाहिए था कि 2 पे जाना चाहिए था, इतना बताओ बस। यस बताओ बताओ। एनीवन? बेटा देखो, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक्स रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टू दोस कार्बन एटम विच कंटेन द लेसर नंबर, है ना। तो लेसर नंबर किसके पास है इसमें, ध्यान से अगर देखो तो किसके पास है लेसर नंबर, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो लेसर नंबर किसके पास दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये कार्बन नंबर 2 पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है ना डबल बॉन्ड के। तो हमेशा ये वहां जाने की कोशिश करेगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो यही है, इसीलिए ये कहाँ पे जाना पसंद करेगा बेटा, इस वाले कार्बन पे जाना पसंद करेगा। क्लियर है? तो ये चीज तो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गई कि ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। क्लियर? चलो, अब देखो बेटा, तो ये बन गया CH3 CH2, CH3 तो था ही, यहाँ पे OH लग गया और H यहाँ पे लग गया, तो ये एडिशन हो गया। यानी एडिशन ऑफ वाटर हेयर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक्स रूल, बट नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जैसे है वैसे का वैसा रिएक्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। तो वो रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, प्रोपीन लेते हैं, प्रोपीन, और इस प्रोपीन को ट्रीट करते हैं डाइबोरेन के साथ। किसके साथ ट्रीट करेंगे, डाइबोरेन के साथ, ठीक है। 1/2 B2S6 दैट इज डाइबोरेन। तो जैसे ही आप डाइबोरेन के साथ ट्रीट करते हो, आप सबको पता है ना बोरोन बिलोंग टू ग्रुप 13, सबको पता है कि बोरोन कहाँ से बिलोंग करता है, ग्रुप 13 से। मतलब इसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, 3 3 है।
ठीक है। तो इसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, तीन तीन है, तो वैलेंसी भी तीन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तीन। ठीक है। अब देखो बेटा, यानी इन दिस रिएक्शन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ डाइबोरेन फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विथ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ H2O2। ठीक है। एंड अल्कोहल इज फॉर्म। तो देखो कैसे हो रहा है, पूरी कहानी पूरी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपने लिया प्रोपीन, 3 मोल ले लिए इस प्रोपीन के, उसको ट्रीट किया B2S6 के साथ, तो हमें पता है क्या बना होगा यहाँ पे देखो, CH3 CH2 CH3, इसको बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन। तो ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हुआ, तो दिस इज कॉल्ड ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है। और वही ट्राई अल्काइल की जगह यहाँ पे प्रोपाइल है तो ट्राई प्रोपाइल बोल दोगे, अगर ब्यूटाइल होता तो ब्यूटाइल बोल देते, अगर ब्यूटेन होता तो वही फॉर्मेशन हो गया है ट्राई अल्काइल बोरेन का। नाउ अब इस ट्राई अल्काइल जो बोरेन है उसको ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और वाटर के साथ। ठीक है। अब आप सबको पता है कि भाई पेरोक्साइड आ गया है, अब यहाँ एंटी मार्कोनिक्स रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा बेटा, एंटी मार्कोनिक्स रूल। यानी अगर अब मैं पूछूं आपसे कि कहाँ लगेगा OH, जल्दी बताओ। तो देखो क्या हो गया, 3 CH3 CH2 और OH कहाँ लग जाएगा, एकदम टर्मिनल पे, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल हमेशा वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, और हाइड्रोबोरेशन अगर आप यूज करोगे एंटी मार्कोनिक्स रूल के साथ तो वो हमेशा क्या बनाएगा बेटा, वो हमेशा आपको क्या बना के देगा, वो आपको बना के देगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। तो ये चीज एकदम दिमाग में फिक्स कर लो कि ये जो हमारा रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन, ये एंटी मार्कोनिक्स रूल की तरह है। और जो हमारा इससे पहले वाला रिएक्शन था जो हमने वो पढ़ा मार्कोनिक्स रूल, तो जहां भी ये H2O2 दे देगा ना एडिशन में, तो समझ जाना कि भाई यहाँ पे एंटी मार्कोनिक्स रूल लगाना है। और अगर मार्कोनिक्स रूल देगा तो वहां पे कुछ भी ऐसा H2O2 या कुछ भी ऐसा हिंट नहीं देगा। ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। तो जब भी एंटी मार्कोनिक्स रूल लगाओगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और अगर मार्कोनिक्स रूल लगाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो ये चीज आप लोगों को एकदम दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा किसी सबको, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो। ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है हम लोग का बेटा पॉलीमराइजेशन। कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है बेसिकली, तो पहले भी समझाया था, पॉलीमराइजेशन का मतलब ही यही होता है बेटा, व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिग मोनोमर्स, और भी से पॉलीमर्स, है ना। यानी जब छोटे 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 मोनोमर्स, जैसे कि पॉलिथीन देख लो, पॉलिथीन जो हम यूज करते हैं, तो वो पॉलिथीन क्या है बेटा, छोटे छोटे इथीन से मिलके बना हुआ है। ठीक है। यानी when the ethene is treated in presence of trace of oxygen, मतलब ऑक्सीजन वहां बहुत कम होता है, at about high temperature like around 500 to 675 Kelvin under very high pressure, and molecules of ethene participated in the reaction। तो n molecule of ethene participate कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, पॉली इथाइलिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। राइट। अगर और पॉलीमर्स की बात करूं मैं, तो जैसे विनाइल क्लोराइड हो गया, राइट। सो विनाइल क्लोराइड है, वो भी एक तरीके का पॉलीमर है हमारे पास। ठीक है। ये विनाइल क्लोराइड आपने देखा होगा बेटा, विनाइल क्लोराइड इसी का जब पॉलीमर बन जाता है तो उसको बोलते हैं PVC। ठीक है। तो आप सबको पता होगा PVC मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड। तो PVC की पाइप आती है जिसको आप यूज करते हैं, है ना, घरों के पर्पस के लिए यूज करते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी वाटर सप्लाई के लिए भी पाइप्स वगैरह यूज करते थे वो आयरन वगैरह की यूज कर लेते थे। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें हम सबको पता है कि आयरन Fe में रस्ट होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, जिसके चलते उसका स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा, वो लीकेज हो सकता है, टूट भी सकता है। तो अब मॉडर्न डे में हम कौन सी पाइप्स यूज करते हैं बेटा, प्लास्टिक की। तो उन्हीं पाइप्स को क्या बोलते हैं, PVC। तो PVC कैसे बन रहा है, जब हम लोग विनाइल क्लोराइड के बहुत बहुत सारे मोनोमर्स को ले रहे हैं और उसको जोड़ जोड़ के जब सर्टन कंडीशन पे हीट करते हैं तो हम लोग को PVC मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो ये भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्कीन की। इसी तरीके से आप लोगों ने टेफ्लॉन का नाम भी सुना होगा, CF2 बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग टेफ्लॉन। ठीक है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो टेफ्लॉन भी एक पॉलीमर है जिसको हम लोग यूज करते हैं, आपने देखा होगा जो भी घरों में जो हम खाना वगैरह जहाँ बनता है, ठीक है, वहां पे आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जहाँ भी खाना वगैरह बनता है, कुकर का, कुकर हो गया या फिर जिसमें चाय बनती है, उसका जो भी हैंडल होता है उस पे एक ब्लैक कलर की कोटिंग की होती है ना, ब्लैक कलर की कोटिंग। तो वो
हीट को रजिस्ट करती है। तो ये सारा जो है ये पॉलीमर्स वगैरह से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्कीन की, जिसके अंदर हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन को कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हम लोगों का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन कैसे होता है, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि चाहे ऑक्सीडेशन आपको एल्केन का कराना हो, चाहे एल्कीन का कराना हो, चाहे एल्काइन का कराना हो, एक जनरल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था कि उस फॉर्मूले को यूज करके आप एल्कीन एल्काइन एल्काइन तीनों का निकाल सकते हो। हाउएवर इन सबके अलग अलग फॉर्मूलेज भी होते हैं, लेकिन आपको वो सिंगल फॉर्मूला याद रखना है ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। वो एक सिंगल फॉर्मूला है एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, तीनों में यूज होता है वो ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। अब देखो बेटा सबसे पहले थोड़ा सा ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन आर समराइज बिलो, ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, बहुत सारी चीजें शो करता है ये। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया प्रोपीन, क्या ले लिया है, एक प्रोपीन ले लिया क्योंकि हम एल्कीन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो जैसे इस प्रोपीन को ट्रीट करते हैं 9/2O2। अब ये डाउट किसी बच्चे को भी नहीं होना चाहिए 9/2 कहाँ से आया, ये उसी फॉर्मूले से आया है जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। एल्केन में ही मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को, तो उसी से ये 9/2 आया है। तो अगर वो फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, तो आप इजिली क्या कर सकते हो बेटा, आप इजिली इसको बैलेंस कर सकते हो कि भाई 9/2O2 आएगा तो कितना CO2 बनेगा, कितना H2O बनेगा, ये सारी चीजें बहुत जल्दी कर सकते हो आप, ठीक है। इसीलिए उस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना आप लोग। अब देखो ये प्रोपीन हो गया, 9/2O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ इसका कंबशन रिएक्शन कराया तो क्या मिला, CO2 और H2। हम सबको पता है कि जब भी एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, इनका जब भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें CO2 प्लस वाटर ही देखने को मिलेगा। अब देखो अगर इसी एल्कीन का मैं कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन और भी से न्यूट्रल KMnO4 के साथ रिएक्शन कराऊं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलने वाला है, ध्यान से समझना। कोल्ड वाटर है, कोल्ड एल्कलाइन है ना, और न्यूट्रल KMnO4 है वहां पे, उसके साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा। तो देखो बेटा क्या मिल रहा है, जैसे H2O के साथ अपने रिएक्शन कराया हमें क्या मिला, प्रोपेन 1,2 डाइऑल। एक पे भी OH ग्रुप है, दो पे भी OH ग्रुप है, तो इसका नाम क्या दिया, प्रोपेन 1,2 डाइऑल। तो याद रखना है प्रोपीन का कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो क्या मिलने वाला है, प्रोपेन 1,2 डाइऑल। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को अच्छे से याद भी रखना है इसको, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है इस वाले टॉपिक से कि आपको ये एल्कीन दे दिया है और ट्रीट कर दिया है कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 के साथ, तो आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यही प्रोडक्ट याद रखना है बेटा, ठीक है। चलो next is when alkene is treated with the KMnO4 only, not cold dilute alkaline, only with KMnO4, तो क्या मिलेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। याद रखना है एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसके साथ ट्रीट करते हैं, जब इसको हम ट्रीट करते हैं KMnO4 के साथ, क्लियर है। तो जब भी हम एल्कीन को ट्रीट करते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के साथ, तो याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, कई लोग इसको विनेगर भी बोलते हैं, है ना। तो विनेगर जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला यही है बेटा, CH3COOH, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है ये। अब देखो नेक्स्ट, अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, किसके साथ, किसके प्रेजेंस में करा रहे हो बेटा, सिल्वर के प्रेजेंस में करा रहे हो, तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन जो है वो सिल्वर के प्रेजेंस में भी करा दूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, सिल्वर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ½ O2 इन प्रेजेंस ऑफ Ag के साथ अगर मैं करा दूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है बेटा, ये एक तरह का ईथर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, ठीक है, ईथर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें जो याद करने हैं तुम लोगों को। एक तो ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंड डाइल्यूट KMnO4, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ठीक है। तो ये दो तीन रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, रेस्ट तो अभी आपके काम का नहीं है, 12th में आएगा। पर ये जो तीन रिएक्शन है बेटा इसको बहुत अच्छे से याद करना है आप सभी को, इन तीनों को नोट कर लेना है अच्छे तरीके से, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा पूरा बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की बात। अब देखो, अब बात करते हैं, एक और चीज रह गया नोटेबल पॉइंट, सभी ध्यान से सुनना। क्या है नोट बेटा, कि अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज आल्सो नोन एज बेयर्स रीजन, ठीक है। तो एक याद रखना एक वर्ड,
बेयर्स रीजेंट के नाम से भी जानते हैं। किसको? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। क्यों? ये टेस्ट में यूज होता है, लेबोरेटरी में यूज होता है। यानी ड्यूरिंग रिएक्शन विद अल्कीन्स और अल्काइंस इट कलर गेट डिस्चार्ज। मतलब जो इसका कलर होता है बेयर्स रीजेंट का, मतलब इस टेस्ट को ना लैब में यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन अल्केन है, कौन एल्कीन है, और बेटर वर्ड वी कैन से कौन सेचुरेटेड कंपाउंड है, कौन अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है? क्योंकि भाई अगर लिक्विड दे दिया जाए तो देखने में सब एक जैसे ही दिखेंगे, एल्केन भी वैसा ही दिखेगा, एल्कीन भी और एल्काइन भी। तो आपको टेस्ट करने होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई करो कि कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है, कौन क्या है। तो उस टेस्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल है बेयर्स रीजेंट का। तो कोई आपसे पूछे बेयर्स रीजेंट किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4। जो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है KMnO4 का, उसी को हम लोग बोलते हैं बेयर्स रीजेंट। ठीक है? यानी ड्यूरिंग रिएक्शन विद एल्कीन्स और एल्काइंस इट्स कलर गेट डिस्चार्ज। इसका कलर क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है? देयर फोर दिस रीजन कैन बी यूज टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन इन द मॉलिक्यूल। इसलिए इसका काम कहाँ होता है? डिटेक्ट करने के लिए अनसेचुरेशन इन द मॉलिक्यूल। डन। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट देखो। दूसरा है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद द हॉट एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन गिव कीटोन एज अ प्रोडक्ट। यानी जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होते हैं, क्या होगा मतलब टेट्रा सब्स्टिट्यूट का मतलब? बेटा जैसे ये एल्कीन है, यहाँ पे चार चार अगर ग्रुप लगे होते हैं ना, उसको बोलते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे देखो चार आर आर ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ये चार ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं हॉट कॉन्सेंट्रेशन एसिडिफाई KMnO4 के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलता है? कीटोन। तो हमें कीटोन के दो मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। ठीक है? सबको पता है ना कीटोन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, COO, R और R। अगर दोनों जगह मिथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है आर की जगह। अगर दो आर है तो कीटोन, और अगर ऐसा वाला केस होता R और H, तो ये होता है एल्डिहाइड। क्या होता? एल्डिहाइड, याद रखना। तो एक केस में कीटोन और एक केस में एल्डिहाइड। डन। नेक्स्ट देखो, जो एपी ऑक्साइड होता है दे कैन ऑल्सो बी हाइड्रोलाइज टू विसिनल डाइऑल्स बाय बॉइलिंग वाटर। यानी ये जो एपी डाइऑक्साइड बना था, ईथर जिसको मैं बोल रहा था आपको, तो उसको भी अगर ट्रीट करते हो H2O के साथ तो विसिनल डाइऑल्स बनाते हैं। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइऑल, इस सब का मतलब समझते हो तुम लोग? विसिनल का मतलब वो होता है जब दो एडजेसेंट कार्बन पे ही वो ग्रुप लग गया। अगर इसी जो एडजेसेंट कार्बन पे क्लोरीन लग जाता तो विसिनल डाइहैलाइड कहलाता। कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन, जैसे CH3CH, अगर एक Cl यहाँ, CH2, एक Cl यहाँ। ठीक है? तो ये क्या कहलाता बेटा? तब ये कहलाता विसिनल डाइहैलाइड। अब यहाँ पे अल्कोहल लगा है तो इसको क्या बोल रहे हैं? विसिनल डाइऑल। क्या बोल रहे हैं? विसिनल डाइऑल्स। तो विसिनल डाइऑल्स का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है सबको ये चीज? कोई डाउट हो तो पूछो बेटा एक बार फटाफट यहाँ तक। किसी को भी कोई भी डाउट है टिल यहाँ तक, नोट में या कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज में, एक बार पूछ लो फटाफट। सबको क्लियर है सब? अच्छा, कोई डाउट नहीं है? चलो, डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो बेटा, ठीक है। ओके। जो नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोगों का, उसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लिसिस। ठीक है? ये ओजोन लिसिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस ओजोन लिसिस को जरा ध्यान से समझ लेना। ठीक है?
रिएक्शन तो बड़ा सिंपल ही है कि आपको एल्कीन का ओजोन के साथ ट्रीटमेंट करना है, और सबको पता है ओजोन क्या होता है, O3 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड उसके बाद से H2 और जिंक के प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हुए दिखाई देते हैं। अब यही समझना है तुम्हें, जैसे इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार वो कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा क्वेश्चन में और बोलेगा बताओ कौन सा एल्कीन रहा होगा, कौन सा एल्कीन रहा होगा जिसका ओजोन लिसिस करने पे ये कार्बोनिल कंपाउंड मिला। कई बार आपको एल्कीन दे देगा और बोलेगा इसका ओजोनिसिस करने पे कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा ये बताओ। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो पहले मैं समझाता हूँ इसको कि किस किस तरीके से आपको समझना है। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि मेरे पास ब्यूट टू ईन है, ब्यूट टू ईन है, ध्यान से समझना बेटा, यहीं से क्लियर हो जाएगा। और इसका ओजोन लिसिस करना है, क्या करना है, ओजोन लिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2। ध्यान से समझना, जो तुम्हें तरीका बता रहा हूँ वो कौन सा तरीका तुम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है, उसी तरीके को फॉलो करना। वो तरीका ये है बेटा कि आप देखो डबल बॉन्ड कहाँ है, दिख गया डबल बॉन्ड यहाँ है, जहां डबल बॉन्ड है ना वहीं से ब्रेक करो, वहीं से तोड़ दो, जहां डबल बॉन्ड है वहीं से क्या करो, इसको ब्रेक करो, तोड़ो वहीं से। तो अब देखो अगर आपने तोड़ा जहां डबल बॉन्ड है वहां से, और 3 O है, एक O दे दो इसको, ये समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को जिससे याद रहे, एक O दे दो इसको और एक को छोड़ दो, वो रिएक्शन में गया, वो जो बाकी कैटलिस्ट वगैरह है वो यूज करेंगे। समझ आ गया, यानी जहां भी डबल बॉन्ड दिखे वहीं से तोड़ देना, एक ओ इस साइड दो, एक ओ अपोजिट साइड दो जहां से आप ब्रेक कर रहे हो, बस हो गया था। यही ओजोनलिसिस, यानी क्या मिल गया, एक मिल गया CH3CHO, मिल गया ना, CH3CHO ये वाला, क्या मिल गया, CH3CHO। और इधर क्या मिल गया हम लोगों को, और बताओ, और क्या मिल गया इधर, एक और मिल गया CH3CHO, समझ रहे हो, एक और मिल गया CH3CHO। सो हम लोगों को यहाँ पे दो CH3CHO के मॉलिक्यूल देखने को मिल गए। यानी अगर आपसे कोई पूछता कि बेटा आपके पास ब्यूट टू ईन है एंड ऑन ओजोन लिसिस which carbonyl compound you'll get, या how many moles of aldehyde you'll get, तो सबसे पहले तो बताते हैं कि हमें यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन नहीं मिलेगा। कीटोन कब मिलेगा उसकी भी बात करेंगे। दूसरा कितना मोल एल्डिहाइड मिला है, तो 2 मोल एल्डिहाइड मिला है, समझ गए। तीसरा आपको सिर्फ ये दे देता कोई, ये कि 2 मोल आपको एल्डिहाइड दे रखा है। आप मुझे बताओ इनकी हेल्प से कि क्या एल्कीन आपने लिया होगा, क्या एल्कीन आपने लिया होगा कि आपको इस तरीके का ये देखने को मिला है। बात समझ रहे हो, तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। डन। किसी को भी डाउट हो तो जल्दी पूछो यहाँ पे बेटा एक बार फटाफट, किसी को भी कोई भी डाउट हो इस ओजोन लिसिस में कि एल्कीन हमने लिया ओजोन लिसिस कराया तो हम लोग को ये एल्डिहाइड मिला, तो किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट हो कि किस तरीके से मिल रहा है क्या नहीं, तो एक बार फटाफट पूछ सकते हो। मैं चार्ज में लगा रहा हूँ, एक सेकेंड लैपटॉप को अपने, जब तक डाउट निकाल लो बेटा फटाफट, किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो अभी तक। कोई डाउट नहीं है। चलो बेटा, वेरी गुड। अब बात आती है कि कब कीटोन देखने को मिलेगा, आप लोगों को कब कीटोन मिलेगा। अब देखो, मान लो कुछ इस तरीके का कंपाउंड आ गया, जैसे ये मैंने एग्जांपल में ले रखा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3, कैसे तोड़ोगे जल्दी बताओ, तोड़ने का क्या तरीका है, तो इसको तोड़ने का तरीका तो वही है, यहां से तोड़ो, ये रहा, है ना, यानी एक ओ आप इधर दे दो, एक ओ, और एक ओ आपको इधर देना है, काम खत्म, हो गया रिएक्शन। यानी इस वाले मॉलिक्यूल से तो ये बन गया इथेनॉल CH3CHO, और यहाँ पे बन गया आपकी बार प्रोपेनोन मतलब कीटोन। यानी आप एल्कीन देख के ही पहचान लोगे कि इसमें एल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल बनेंगे, कि एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा या क्या बनेगा, कैसे, अगर डबल बॉन्ड, अगर तुम चाहते हो कीटोन बने तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि भाई डबल बॉन्ड के कार्बन पे ना हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड ही बनेगा, अगर नहीं है तो ही कीटोन बनेगा। देखो इस डबल बॉन्ड की इस वाले पे हाइड्रोजन था तो एल्डिहाइड बना दिया, इस वाले डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे नहीं था हाइड्रोजन कोई, तो इसने क्या बना दिया, कीटोन बना दिया, ठीक है, तो इसने कीटोन का फॉर्मेशन कर दिया। समझ पा रहे हो ये चीज।
बताओ बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो इस तरीके से हम लोगों का ये ओजोन लिसिस होता है। तो अब आपको कोई भी दे दे ओजोन लिसिस से रिलेटेड चीजें, तो आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो। तरह कोई आपको ये दे दे कि मान लो CH3 CHO O CaCH3 बन रहा है, आप बताओ इसके लिए कौन सा एल्कीन लिया होगा। तो इसको देखते ही आप समझ जाना कि अच्छा, एक एल्डिहाइड तो है, मतलब एक CH3 रहा होगा, एक CH तो पक्का रहा होगा, वहीं पे डबल बॉन्ड रहा होगा। फिर यहाँ पे CH नहीं है, क्योंकि CH होता तो एक और एल्डिहाइड बनता, यानी डेफिनेटली यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा होगा। इस तरीके से आपको सोचना है बेटा, इस तरीके से। अगर इस तरीके से सोचोगे, तो अगर मान लो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट भी दे देता ना ये वाला, और बोलता कि इस प्रोडक्ट को देख के आप बताओ कि कौन सा एल्कीन लिया होगा आपने, तो आप उस एल्कीन का नाम भी बता सकते हो। ठीक है, कि उस एल्कीन का नाम क्या होगा। डन? क्लियर है? जल्दी बताओ एक बार। डन? चलो, नेक्स्ट हमारा पूरा एल्केन एल्कीन खत्म हो गया। नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है इसका एल्काइन। उसके बाद से हम लोग करेंगे सीधा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, मतलब समझ लो इस चैप्टर का हार्ट है वो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। कि किस तरीके से आप उसको समझते हो, जो अपना एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे। तो एक पोर्शन रह गया छोटा सा, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में बेटा जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय द डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ डाइहेलाइड। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्कीन के मेथड में भी पढ़ते थे। बस एल्कीन में एक मोल लेते थे, यहाँ पे दो मोल ले लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर डबल से ट्रिपल भी बनाना है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे दो मोल ऑफ एल्काइल हम लोग लेंगे, KOH एक्वस और एल्कोहलिक को। ठीक है, अब देखो बेटा, बाय द डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ डाइहैलाइड, तो इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं एक अल्काइल हैलाइड, CH3 CH2 Br। तो एक हम लोगों ने ले लिया है अल्काइल हैलाइड, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि ये रहा CH3 CH2 Br, ये है अल्काइल हैलाइड। डन? इस अल्काइल हैलाइड को ट्रीट कर दिया मैंने दो मोल KOH एक्वस नहीं, अल्कोहलिक। क्योंकि अगर एक्वस लेते ना तो अल्कोहल बन जाता। ठीक है, हमें अल्कोहल नहीं बनाना, हमें तो यहाँ पे अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। देखो होगा क्या। सबसे पहले आपको दिख रहा है दो मोल KOH। तो यार दो मोल अगर KOH है तो दो KBr तो निकलेगा ही निकलेगा। समझ रहे हो, दो मोल KBr तो निकलेगा ही निकलेगा। यानी दो मोल तो निकल गया KBr, यानी 2 KBr। ठीक है, अब आप बोलोगे दो मोल KBr कैसे निकला होगा, यहाँ तो एक ही Br है, तो दो Br कैसे हो जाएगा। बेटा इसके मोल्स को तो हम घटा बढ़ा सकते हैं ना, दो मोल ले लो ये, है ना। CH3 CH2 को दो मोल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 2 मोल ऑफ KBr यहाँ से निकल गया। डन? 2 ही मोल वाटर भी निकलेगा, 2 ही मोल वाटर भी निकलेगा। और प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ये, इसको बोलते हैं इथाइन। तो इसका IUPAC नेमिंग तो है इथाइन, बट कॉमनली इसको किस नाम से जानते हैं, एसेटाइलिन। ठीक है, किस नाम से जानते हैं बेटा, एसेटाइलिन के नाम से। तो एसेटाइलिन के नाम से भी हम इसको रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एसेटाइलिन। डन? क्लियर है? तो ये हो गया बेटा हम लोगों का पूरा कहानी यहाँ पे, कि व्हाट इज, हाउ विल यू प्रिपेयर एल्काइन बाय द डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ डाइहेलाइड। डन? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कहता है बाय द डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ, बाय द डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। ठीक है, बाय द डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, कि आप टेट्राहेलाइड का डीहाइड्रोहेलोजनेशन करके भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो। तो मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का है, टेट्राहेलाइड है, मतलब चार हेलाइड ग्रुप लगे हुए हैं। एक हेलाइड ग्रुप, दूसरा हेलाइड ग्रुप, तीसरा और ये चौथा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, 1 1 1 1, क्योंकि 1 पे 2 हैं। तो 1 1 2 2 है ना, 1 1 2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ठीक है, क्या, टेट्रा ब्रोमो इथेन। जैसे इसको जिंक के साथ ट्रीट करेंगे, हम सबको पता है Zn की वैलेंसी होती है 2,
यानी ZnBr2 निकलना चाहिए। तो यहाँ पे दो जिंक है, तो दो जिंक चारों Br को ले जाएगा, यानी 2ZnBr2 यहाँ पे बन जाएगा, है ना, 2ZnBr2। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता हुआ दिख गया, एल्काइन का। तो हमें यहाँ पे एल्काइन ही तो बनाना है, यही तो काम है ना हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्काइन बनाने का। तो हम लोगों ने आसानी से यहाँ एल्काइन बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से एल्काइन बना सकते हैं। क्लियर है, ये चीज समझ आ गई, किस तरीके से एल्काइन बनाया। Right. So by the dehalogenation of tetrahalides 111, 2, 2, tetrabromoethane को 2 Zn के साथ ट्रीट किया, और जैसे ही हीट किया 2 Zn के साथ ट्रीट करके, तो हम लोगों को यहाँ पे ये मिल गया। ठीक है, इसी को हमने बोला 2ZnBr2। तो ये इसका फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को यहाँ मिला। नेक्स्ट देखो, हाइयर एल्काइन फ्रॉम एसेटाइलीन। अब देखो, अगर मुझे हाइयर एल्काइंस बनाना है, मतलब एसेटाइलीन से ऊपर वाला एल्काइन, जैसे कि भाई प्रोपाइन, ब्यूटाइन, बड़े बड़े ऐसे एल्काइंस बनाने हैं, तो क्या करना होगा। हाइयर एल्काइंस में बी, यस तन्वी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कुछ पूछना है बच्चे, हैंड रेस किया है तुमने। चलो, सो हाइयर एल्काइंस में बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन सोडियम एसेटाइलाइड। Sodium acetylide can be obtained from the acetylene by the reaction of soda amide। ठीक है, यानी ये एक अच्छा मेथड है हाइयर एल्काइंस को प्रिपेयर करने का, जिसमें हम हाइयर एल्काइंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन सोडियम एसेटाइलाइड, है ना, कि एल्काइल हैलाइड का सोडियम एसेटाइलाइड के साथ रिएक्शन करा के, और जो सोडियम एसेटाइलाइड होता है कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसेटाइलीन बाय द रिएक्शन ऑफ सोडा अमाइड। देखो बनाते हैं फटाफट। मान लो ये रहा हमारा बेटा एल्काइन, मतलब इसमें एल्काइन बनाने के लिए पहले एल्काइन का ही यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। बनाना भी एल्काइन है और थोड़ा सा एल्काइन ही यूज करेंगे सोडियम के साथ, ताकि एक रीजेंट बना दे। फिर उस रीजेंट को यूज कर करके हम हाइयर हाइयर एल्काइंस बना सकते हैं। जैसे सोडा अमाइड के साथ, तो सोडा अमाइड का मतलब हुआ NaNH2, ठीक है। तो सोडा अमाइड के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर। तो जैसे ही सोडा अमाइड के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, तो हम लोग को क्या मिलने को बन गया यहाँ पे, सोडियम एसेटाइलाइड। क्या बन गया, सोडियम एसेटाइलाइड। तो सोडियम एसेटाइलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, सोडियम एसेटाइलाइड। कैसे, ये रहा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसी को बोलते हैं बेटा सोडियम एसेटाइलाइड। ये हमारा एक रीजेंट बन के तैयार है। अब इस सोडियम एसेटाइलाइड जो रीजेंट बना है, उसको ट्रीट कर दिया इथाइल ब्रोमाइड के साथ, ब्रोमोइथेन के साथ, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो जैसे इसको ब्रोमोइथेन के साथ ट्रीट किया, तो NaBr बाहर, NaBr बाहर, और ये जुड़ गया SCC ट्रिपल बॉन्ड C2H5 और लग गया। तो इस तरीके से 1 ब्यूटाइन बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। क्या बना दिया, 1 ब्यूटाइन। तो इस तरीके से 1 ब्यूटाइन का फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। तो ये तरीका है बेटा जिस तरीके से हम लोग 1 ब्यूटाइन वगैरह को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे किसी को भी, कि हाउ विल यू प्रिपेयर दिस, बना सकते हो ना आसानी से। तो ये हो गए बेटा हमारे सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस तरीके से हम लोग सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बना सकते हैं, कि कौन सी चीजें किस किस तरीके से बनानी है। और ये अल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। डन, क्लियर है सबको ये। चलो वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा। तो यहाँ तक आप लोगों को करना है आज की क्लास में पूरा। कल नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम लोग, और फिर वहां पे इसके आगे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन है, जो ये सब दो तीन मेथड्स रह गए हैं, और उसको स्टार्ट खत्म करेंगे। और कल ही हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास कोई भी मिस मत करना, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शुरू से उसको नहीं समझा, तो फिर आपको आगे जाके वो समझ नहीं आएगा। तो कल एकदम स्टार्टिंग से ही जुड़ जाना और उसको ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहां डिस्कस करेंगे फिर आगे, ठीक है। टेक केयर सभी को।